नमस्ते। आज हम 20 दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। नमस्ते सर। आज की चर्चा का पहला विषय क्या है? पहला विषय है भारत रूस बिलोज समझौता। यह एक रक्षा लॉजिस्टिक्स व्यवस्था है। विलोज का पूरा नाम और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बिलोज का मतलब है इसिपुकलक्सचिंद लॉजिस्टिक्स सपोर्ट। इसका उद्देश्य सैन्य सहयोग मजबूत करना है। यह समझौता दोनों देशों को कैसे लाभ पहुंचाएगा? यह दोनों देशों को ठिकानों और लॉजिस्टिक्स तक पारस्परिक पहुंच प्रदान करेगा, जैसे ईंधन, मरम्मत और आपूर्ति। क्या यह समझौता किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए है? यह मुख्य रूप से भारतीय नौसेना और वायुसेना के लिए है, जिससे उनकी परिचालन पहुंच बढ़ेगी, खासकर व्लादिवोस्तोक जैसे क्षेत्रों में। अन्य देशों के साथ भारत के ऐसे समझौते कौन से हैं? भारत के अमेरिका के साथ लैमोआ, कमकस और बिका जैसे समझौते हैं, लेकिन निलोज भारत रूस की विशिष्टता के अनुरूप है। यह समझौता कब लागू होगा? यह दोनों देशों के बीच अनुसमर्थन के औपचारिक आदान प्रदान के बाद लागू होगा। क्या आप 23 भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के बारे में कुछ बता सकते हैं? यह शिखर सम्मेलन इस समझौते और द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। अगला महत्वपूर्ण विषय क्या है? अगला विषय है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नया लोगो। आरबीएस का नया लोगो क्यों जारी किया गया है? यह एक एकीकृत ब्रांड पहचान को दर्शाने के लिए जारी किया गया है। आरबीएस की स्थापना कब और किस समिति की सिफारिश पर हुई? आरबीएस की स्थापना 1976 में नरसिम्हम समिति की 1975 की सिफारिश पर हुई थी। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों, कृषि मजदूरों और कमजोर वर्गों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना है। आरबीएस में इक्विटी की हिस्सेदारी किसके बीच होती है? इक्विटी में केंद्र सरकार 50%, राज्य सरकार 15% और प्रायोजक बैंक 35% की हिस्सेदारी होती है। आरबीएस को कौन विनियमित करता है? आरबीआई इन्हें विनियमित करता है और नाबार्ड इनकी निगरानी करता है। पहला आरबी कौन सा था और कब स्थापित हुआ? पहला आरबी प्रथमा ग्रामीण बैंक था, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। वर्तमान में देश में कितने आरबीएस कार्यरत हैं? वर्तमान में 28 आरबीएस हैं, जिनके 22,000 से अधिक शाखाएं 700 से अधिक जिलों में फैली हुई हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? अगला बिंदु है इन 335 का कमीशन होना। यह सी हंड्रेड तथ्य क्या है और यह कहाँ कमीशन हुआ? यह उस स्क्वाड्रन है जिसे गोवा के आईएनएस हंस में MH-60 हेलीकॉप्टर संचालित करने के लिए कमीशन किया गया है। आईएनएस हंस के बारे में कुछ और बताएं। यह भारत का सबसे बड़ा नौसेना हवाई अड्डा है और पश्चिमी नौसेना अभियानों का केंद्र है। यह कौन से विमानों का संचालन करता है? यह कामोव का 28 मई DG-29 के और MQ-9B गार्डियन जैसे विमानों को संचालित करता है। अगला विषय क्या है? अगला विषय सबसास पहल है, जो ग्राम पंचायतों के लिए है। सबसस पहल का उद्देश्य क्या है? यह एक या सक्षम वॉइस टू टेक्स्ट मीटिंग सारांश उपकरण है, जो ग्राम सभा की बैठकों के दस्तावेजीकरण को सुव्यवस्थित करता है। इससे किसने लॉन्च किया है? इसे पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया है। यह कैसे काम करता है? यह एआई का उपयोग करके ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग से बैठकों के संरचित मिनट तैयार करता है। क्या यह विभिन्न भाषाओं में भी काम करता है? हाँ, यह हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती सहित प्रमुख भारतीय भाषाओं में ट्रांसक्रिप्शन और अनुवाद कर सकता है। यह किस तकनीक पर आधारित है? यह भाषा प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जो एक एआई संचालित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है। अगला महत्वपूर्ण विषय ब्रिक्स के बारे में है। क्या यह सही है? हाँ, 2024 में ब्रिक्स का विस्तार हुआ है। ईरान, यूएई, मिस्र और इथियोपिया नए सदस्य बने हैं। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स की शुरुआत 2009 में हुई थी और 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से यह ब्रिक्स बना। ब्रिक्स का वैश्विक जीडीपी में कितना योगदान है? ब्रिक्स समूह वैश्विक जीडीपी का 37.3% हिस्सा रखता है। नए सदस्यों के शामिल होने से ब्रिक्स का कच्चे तेल उत्पादन में क्या योगदान है? नए सदस्यों के साथ ब्रिक्स अब वैश्विक कच्चे तेल उत्पादन का लगभग 44% हिस्सा रखता है। अगला विषय रक्षा औद्योगिक आधार के महत्व पर है। सही कहा। भारत के लिए एक मजबूत रक्षा औद्योगिक आधार राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में क्या सुधार हुए हैं?
निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है, एफडीआई उदार हुआ है और रक्षा निर्यात 80 से अधिक देशों तक पहुंच गया है। रक्षा निर्यात का लक्ष्य क्या है? 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने में क्या बाधाएं हैं? जटिल निर्यात लाइसेंसिंग, धीमी मंजूरी और लंबी अवधि की मांग की कमी जैसी बाधाएं हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं? नियमों को सरल बनाना, डीआरडीओ की भूमिका को पुनर्गठित करना और एक समर्पित निर्यात सुविधा एजेंसी बनाना महत्वपूर्ण है। अगला विषय बाल तस्करी पर है। क्या स्थिति गंभीर है? हाँ, 2022 में 2,200 बच्चों को तस्करी का शिकार बनाया गया, जिनमें लड़कियों की संख्या अधिक थी। किन राज्यों में बाल तस्करी के मामले अधिक हैं? पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र और असम जैसे राज्यों में मामले अधिक हैं। बाल तस्करी के मुख्य कारण क्या हैं? गरीबी, मौसमी प्रवासन, कर्ज, शिक्षा की कमी और प्राकृतिक आपदाएं इसके प्रमुख कारण हैं। सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स, सबला योजना, मिशन वत्सल्य और ऑपरेशन स्माइल/मुस्कान जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। क्या वर्तमान सरकारी योजनाएं प्रभावी हैं? कुछ कमियां हैं, जैसे कि बचाव पर अधिक ध्यान और रोकथाम के उपायों में कमजोरी। सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी के संबंध में क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तस्करी किए गए बच्चे संरक्षित बच्चे हैं और उनकी गवाही को महत्व दिया जाना चाहिए। बाल तस्करी को रोकने के लिए क्या सुझाव हैं? रोकथाम केंद्रित रणनीति, एक एकीकृत बाल तस्करी विरोधी ढांचा और पुनर्वास पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है। इसके अलावा पुलिस, अभियोजकों और न्यायाधीशों के लिए ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड जस्टिस का प्रशिक्षण भी महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा बहुत ज्ञानवर्धक रही। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहें।